ऑटोनोमस डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म के बारे में देखते हैं। ऑटोनोमस का अर्थ होता है अपने से होना। जैसे एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट नॉर्मली जो होता है वो फर्टिलाइजेशन के बाद होता है, यानी फर्टिलाइजेशन उसके लिए स्टिमुलस या इंडक्शन का काम करता है, यानी उसको प्रेरित करता है कि एंडोस्पर्म का निर्माण हो। परंतु ऑटोनोमस डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म में बिना फर्टिलाइजेशन के, विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म होता है। तो इसी को बोलते हैं स्वतः या अपने से होना, क्या, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट बिना फर्टिलाइजेशन के, जो कि फर्टिलाइजेशन के द्वारा जनरली नियंत्रित होता है। अगर ये बिना फर्टिलाइजेशन के हो रहा है तो ये ऑटोनोमस डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है बिना फर्टिलाइजेशन के अपने से एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हो जाता है, तब इसे ऑटोनोमस डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म कहेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लें। तो ये ऑटोनोमस डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म ये कैसे होता है, तो ये म्यूटेंट प्लांट में देखा गया है। एरोबडोप्सिस का एक म्यूटेंट प्लांट है जिसमें FIE1 ये म्यूटेंट, यानी एक जीन्स में म्यूटेशन होने के कारण ऐसा हुआ। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, ये यहाँ पे है, फर्टिलाइजेशन इंडिपेंडेंट एंडोस्पर्म, यानी फर्टिलाइजेशन से स्वतंत्र रूप से भी एंडोस्पर्म का निर्माण होना, यानी बिना फर्टिलाइजेशन के एंडोस्पर्म का निर्माण होना। ठीक, तो इस म्यूटेंट प्लांट में जो देखा गया कि क्या एंडोस्पर्म अपने आप बिना फर्टिलाइजेशन के ही बनने लगता है। ठीक है, एंडोस्पर्म का निर्माण अपने से बिना फर्टिलाइजेशन के ही होने लगता है। ठीक, हालांकि जो इसमें एंडोस्पर्म बनता है वो पूरी तरीके से नहीं बनता। एंडोस्पर्म में न्यूक्लियस ही बन पाते हैं, यानी एंडोस्पर्म में कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं होता है। केवल जो न्यूक्लियस स्टेज होता है, फ्री न्यूक्लियर स्टेज जो एंडोस्पर्म में बनता है, सबसे पहला स्टेज है, तो वहीं तक केवल निर्माण हो पाता है। उसके आगे जो सेल्यूलराइजेशन और प्रोलिफरेशन है, यानी सेलुलराइजेशन अर्थात सेल के निर्माण होना, यानी जो न्यूक्लियस बने हैं उसके चारों ओर से सेल मेम्ब्रेन बनेगा, जिससे वो क्या हो जाएंगे, सेल बन जाएंगे। और प्रोलिफरेशन अर्थात वो वृद्धि करके आगे बना लेंगे, क्या, बहुत सारे कोशिकाएं बन जाएंगी, यानी कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाएगा। तो ये नहीं हो पाता है, क्या, सेलुलराइजेशन और प्रोलिफरेशन नहीं हो पाता है इस म्यूटेंट प्लांट में। ठीक है, तो ऐसा इसमें देखा गया कि बनना तो चालू होता है परंतु पूरी तरीके से नहीं बन पाता है। इसी तरह के कुछ और म्यूटेशन हैं जिसका नाम है FIS1। ठीक है, इसको मिया या मीडिया भी कहते हैं। ठीक है, इसी का नाम है फर्टिलाइजेशन इंडिपेंडेंट सीड 1। ठीक है, बिना फर्टिलाइजेशन के यानी सीड्स का निर्माण हुआ। इसमें सीड का निर्माण होना मतलब उसमें एम्ब्रियो भी रहेगा और एंडोस्पर्म भी रहेगा, तभी कोई सीड जो है जीवित हो सकता है। ठीक है, वायबल हो सकता है। इसी तरीके से FIS2 भी देखा गया, फर्टिलाइजेशन इंडिपेंडेंट सीड 2। FIS3 भी है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन इंडिपेंडेंट सीड 3। ये 3 कैटेगरी के देखे गए म्यूटेंट प्लांट जीन्स में। तो इनमें जब म्यूटेशन होता है तो क्या होता है कि एंडोस्पर्म अपने आप बनने लगता है विदाउट फर्टिलाइजेशन के, अपने आप ये बनने लगता है। इन जीन्स में म्यूटेशन से बिना फर्टिलाइजेशन के स्वतः ही एंडोस्पर्म बनने लगता है। ठीक, तो ये तो म्यूटेशन की बात हो गई, ये एरोब्डोप्सिस प्लांट में देखे गए। और इन जीन्स में म्यूटेशन से बनने लगता है। और नॉर्मली अगर हम देखें तो एंडोस्पर्म कैसे बनता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं एम्ब्रियो सैक के अंदर, जो कि फ्यूजन करने पे क्या बनाते हैं, सेंट्रल सेल बनाते हैं। ये सेंट्रल सेल आगे क्या बनाता है, एंडोस्पर्म। ठीक है, एंडोस्पर्म का फ्री न्यूक्लियर स्टेज पहले बनता है, जिसमें ढेर सारे न्यूक्लियस वहाँ पर रहते हैं। ठीक है, तो ये वाला प्रोसेस जो है किससे इंड्यूस्ड होता है, फर्टिलाइजेशन से इंड्यूस्ड होता है। परंतु जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होता तब तक ये जीन्स FIE1 फर्टिलाइजेशन इंडिपेंडेंट एंडोस्पर्म, FIS1 2 3 जो जीन्स हैं, ये क्या करते हैं, सप्रेस करके रखते हैं इस प्रोसेस को,
यानी सेंट्रल सेल से एंडोस्पर्म नहीं बनने देते, ठीक है। परंतु जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है तो ये क्या होता है, नॉर्मली ये इंड्यूस्ड हो जाते हैं और एंडोस्पर्म बनने लगता है, ठीक है। वो प्री न्यूक्लियर स्टेज ऑफ एंडोस्पर्म होता है और उसके बाद फिर सेलुलराइजेशन भी होता है नॉर्मली, जिससे सेलुलर एंडोस्पर्म बन जाता है। मतलब केंद्रक से चारों ओर से सेल मेम्ब्रेन बना और वो सेल्स बन गए। अब प्रोलिफरेशन होगा तो आगे फिर कंप्लीट एंडोस्पर्म बन जाएगा, एंडोस्पर्म जो कि बीज में पाया जाता है, ठीक है। एम्ब्रियो के साथ जो एंडोस्पर्म पाया जाता है उसको क्या बोलेंगे, कंप्लीट एंडोस्पर्म। ये नॉर्मली ऐसा होता है। परंतु यहाँ पर क्या हो रहा है कि सेंट्रल सेल तो बना नॉर्मली वैसे ही, पोलर न्यूक्लियस से फ्यूजन हुआ, सेंट्रल सेल बना, पर यहाँ पे अगर इन जीन्स में म्यूटेशन हो जाए, FIE1 जीन म्यूटेटेड हो जाए या FIS 1 2 3 जीन्स म्यूटेटेड हो जाएं, और तो क्या होता है कि बिना फर्टिलाइजेशन के यानी नो फर्टिलाइजेशन में भी एंडोस्पर्म बनने लगता है। परंतु कहाँ तक, फ्री न्यूक्लियर स्टेज ऑफ एंडोस्पर्म ही बनता है, आगे का जो स्टेप है ये नहीं बनता। किसमें, केवल म्यूटेशन से ये नहीं होता। FIE1 जीन जो है, जो कि सप्रेस करता है एंडोस्पर्म बनने को, अगर उसमें म्यूटेशन हो भी गया है तो भी केवल ये यहाँ तक ही बनता है, प्री न्यूक्लियर स्टेज ऑफ एंडोस्पर्म, आगे सेलुलर एंडोस्पर्म नहीं बनता। इसके लिए एक और चेंज किया गया कि अगर ये ओव्यूल को हाइपोमेथाइलेटेड कर दिया जाए। हाइपोमेथाइलेटेड क्या होता है, हाइपोमेथाइलेटेड अब हम देखते हैं यहाँ पे, मतलब कम मेथाइलेशन होना। जो जीन्स होते हैं जो DNA से बने हैं, तो वो DNA में मेथाइलेशन होता है। DNA में उपस्थित जो साइटोसिन होता है, जो कि G के बगल में है, ग्वानोसिन के बगल में है, उस साइटोसिन पर मेथिल ग्रुप जुड़ जाता है, जिसको हम बोलते हैं मेथाइलेशन होना। तो मेथाइलेशन होने के कारण वो जीन्स जो है, वो DNA का वो सेगमेंट जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, अर्थात प्रोटीन का निर्माण नहीं कर पाता, ठीक है। तो हाइपोमेथाइलेट करने पर यानी उसको मेथाइलेशन कम करने पर, डीमेथाइलेशन करने पर, क्या करने पर, डीमेथाइलेशन यानी मेथिल ग्रुप को निकालना है जिससे मेथाइलेशन कम हो जाए, तो उसको हम कहते हैं हाइपोमेथाइलेशन। तो ओव्यूल को हाइपोमेथाइलेशन करने पर, ठीक है, इसका एक प्रोसेस है। तो हाइपोमेथाइलेशन या डीमेथाइलेशन करने पर सेलुलर एंडोस्पर्म बनने लगता है। किसमें, इसी म्यूटेंट प्लांट की बात हो रही है ना, जिस म्यूटेंट में केवल यहाँ तक बन रहा था, उसी में अगर हम हाइपोमेथाइलेशन भी कर दें, डीमेथाइलेशन, तो वहाँ पर सेलुलर एंडोस्पर्म भी बनने लगता है और वो फिर ऑटोमेटिकली प्रोलिफरेट होता है, मतलब सेल में ग्रोथ होता है और कंप्लीट एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होने लगता है, ठीक है। तो ऑटोनोमस डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म के लिए इस जीन्स का म्यूटेशन होना तो जरूरी है ही, साथ में हाइपोमेथाइलेशन के माध्यम से भी कुछ जीन्स को एक्टिवेट किया जाता है। ये हो सकते हैं कि लेट एंडोस्पर्म डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ जीन्स हों, जो कि शुरुआती स्टेज में जरूरी नहीं है, परंतु उसके सेलुलराइजेशन और प्रोलिफरेशन में वो जीन्स जरूरी हों। तो उन जीन्स को डीमेथाइलेशन करने पर मेथिल ग्रुप जब निकल जाता है तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करने लगते हैं, अर्थात उन जीन्स के प्रोटीन बनने लगते हैं, जिससे कंप्लीट एंडोस्पर्म फॉर्मेशन होने लगता है। तो यहाँ पे दो कंडीशन आपको याद रखना है, केवल इसमें म्यूटेशन हो, केवल अगर इस जीन्स में म्यूटेशन होता है तो केवल प्री न्यूक्लियर स्टेज ऑफ एंडोस्पर्म बनता है, जो कि कंप्लीट नहीं है और इसके कारण एक पूर्ण रूप से सीड नहीं बन पाता है जो कि जीवित रह सके या जर्मिनेट हो सके। परंतु जैसे ही हम उसको एक एक्सपेरिमेंट में हाइपोमेथाइलेटेड किए ओव्यूल को, तो उसमें पूर्ण कंप्लीट एंडोस्पर्म डेवलपमेंट देखा गया, ठीक। तो म्यूटेटेड प्लांट और हाइपोमेथाइलेशन दोनों साथ में होने पर कंप्लीट ऑटोनोमस डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म होने लगता है, ठीक है, अपने से बिना फर्टिलाइजेशन के ये बनने लगते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में ये रिसर्च में लिखा था। तो ओव्यूल में हाइपोमेथाइलेशन की क्यों इम्पोर्टेंट है उसको देखते हैं। ओव्यूल के हाइपोमेथाइलेशन से एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट पूरा हो जाता है, हमने देखा है अभी। ये FIE म्यूटेंट प्लांट में ही हाइपोमेथाइलेशन करने पर ऐसा होगा ना, फर्टिलाइजेशन के द्वारा तो हमेशा होता है,
पर बिना फर्टिलाइजेशन के FIE म्यूटेंट प्लांट में हाइपोमेथाइलेशन करने पर ऑटोनोमस एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होने लगता है। ऑटोनोमस जो हम टॉपिक देख रहे हैं ना, ठीक है। हाइपोमेथाइलेशन ऑफ DNA होता है ये, जिसमें डीमेथाइलेशन होता है, मतलब मेथिल ग्रुप निकाला जाता है, कुछ कम हो जाते हैं मेथिल ग्रुप, लगभग 70% कम हो जाते हैं, रिड्यूस्ड। ठीक है, ठीक है, वही कंडीशन यहाँ पे लिखा है, मतलब इस म्यूटेंट प्लांट में FIE1 म्यूटेंट और साथ में हाइपोमेथाइलेशन ऑफ ओव्यूल हो, तब ये ऑटोनोमस डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म कंप्लीट होता है, ये इन एरोब्डोप्सिस देखा गया है ना। तो ये कंडीशनल है, ये ऑटोनोमस डेवलपमेंट ऑफ कुछ पौधों में अचानक से अपने आप दिखा, तो उससे ये कंडीशन पता चला कि कुछ जीन्स हैं जो म्यूटेटेड हुए हैं और उनके कारण ये अपने आप एंडोस्पर्म बनने लगा। ठीक है, तो इसका स्टडी किया गया और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, कौन से जीन एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट में इम्पॉर्टेंट होते हैं, कौन से जीन्स एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट में इम्पॉर्टेंट होते हैं, उन सब का पता लगाने के लिए ये स्टडी किया गया। ठीक है, इसमें कुछ रेफरेंस हैं, ऑटोनोमस डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म इन फ्लावरिंग प्लांट्स, हाउ टू ओवरकम इम्प्रिंटिंग प्रॉब्लम्स, रिंके विंकेनुग रॉड स्कॉट, और इन्हीं का एक और भी है, इसमें भी वही है, हाइपोमेथाइलेशन प्रमोट्स। तो इसके माध्यम से ये स्टडी मैंने देखा है, ये रेफरेंस हो गया इसका। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, तो ऑटोनोमस डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म जो है ये जीन्स की स्टडी में ही के लिए ही जरूरी है। ये एक म्यूटेशन के माध्यम से स्टडी किया गया, म्यूटेंट प्लांट जो एरोब्डोप्सिस में अपने आप मिला, ठीक, और उसमें अपने आप एंडोस्पर्म बन रहा था, तो इसके माध्यम से कई जीन्स का स्टडी किया गया है। ठीक है, थैंक यू।